साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने अब तक पढ़ लिया है विद्युत धारा के बारे में, प्रतिरोध, ओम्स लॉ, सब कुछ, विभवांतर वगैरह को पढ़ते हुए हमने पढ़ा उसका रासायनिक प्रभाव और उसमें प्रभाव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चलिए एक मान लीजिए कि ये है एक बार मैग्नेट। ठीक है, ये हो गया इसका साउथ पोल, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये अगर एक मैग्नेट है, चुंबक है, तो इस चुंबक के चारों ओर जहां तक इसका क्षेत्र होगा, इस चुंबक के चारों ओर जहां तक इसका क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर जहां तक उसका प्रभाव रहेगा, यानी कि जहां तक वो आकर्षण और प्रतिकर्षण कर सकता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन कर सकता है, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें आप बातों को मेरी ज्यादा गौर से सुनेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो आता है वो कंसेप्चुअल आता है, मतलब वो थ्योरी से या जो बीच के जो लाइंस है उनसे डायरेक्ट निकाल के क्वेश्चन बनाता है। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बड़े ही कम चांसेस हैं आने के, और चूंकि 10th तक है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। 10th के सिलेबस में बहुत कम दिया है इसके बारे में, बहुत कम, मतलब सही में कम दिया है, और 11th 12th से टच करता हुआ क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा गौर से इस वीडियो में आपको पूरा लास्ट तक बड़े सब्र के साथ मेरे साथ बना रहना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से था विद्युत चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र। बार बार विद्युत आएगा, वो ह्यूमन एरर होगा ही इस लेक्चर में, मैं जान रहा हूं, बहुत बार होता है, क्लासेस में भी होता है अक्सर। तो इस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, मैंने मैग्नेट के बारे में पढ़ाया, अब मैं पढ़ा देता हूं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। जो ऑस्टेड थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट में मतलब क्या निकल के आया था, किस तरीके से उनको पता चला कि विद्युत धारा के पास ये गुण भी होगा। तो जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास, मैं इस चीज को पढ़ा दूं आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। ठीक है, इन्हीं बल रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहेंगे? देखिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ पोल को ले जाके एस्टेब्लिश करते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखते हैं, तो उस ध्रुव पर एक बल, एक फोर्स कार्य करता है। यानी कि हम जब नॉर्थ पोल को रखते हैं तो उस पे क्या करता है, एक बल कार्य करता है, और क्या होता है कि उस बल के कारण ये गति करने लगता है, और गति करते हुए एक पाथ क्या करेगा, ये अब मोशन करेगा, गति करेगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये मोशन यानी कि गति करते हुए ये एक पाथ यानी कि एक रास्ते पर चलता है। ठीक है, एक काल्पनिक पाथ यानी कि काल्पनिक रेखाओं द्वारा खींचा गया पाथ है, ये उस पर क्या करता है, गति करता है, और इस काल्पनिक पाथ पर गति करते हुए क्या करता है ये, कि एक वक्र बनाता है, एक कर्व बनाता है। ठीक है, ये इमेजिनरी रहेगा यानी कि काल्पनिक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। और इस पाथ का अनुसरण करते हुए आगे गति करता है, वो काल्पनिक रेखाओं से बनी होती है, और वो बनाती हैं एक बंद वक्र। ठीक है, एक क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और उसी जो रास्ते का अनुसरण करके ये आगे बढ़ा है, उसी जो रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। एक्सपेरिमेंट में आपको देखने मिलेगा ये चीज। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। अब हम इसके बाद
इन चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों का अध्ययन करेंगे कि भाई जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पाया जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बड़े अच्छे से समझना है आपको इसकी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि उसी से पूरा का पूरा चैप्टर होगा हमारा डील। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको बना के रखना पड़ेगा। एग्जाम बहुत सामने, बहुत पास है। मैं इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस ला रहा हूं कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी कवर हो और बिल्कुल मजाक का माहौल क्या हो ना बने। तो हम अब जा रहे हैं पढ़ने किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला तो ये एक बंद वक्र बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? क्लोज कर्व बनाती हैं। क्या करती हैं ये? बंद, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है, यहाँ समझना ज्यादा जरूरी है। क्या करती हैं? ये बंद वक्र बनाती हैं। कैसे बनाती है चुंबकीय बल रेखा? मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, तो जो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, ठीक है, वो जनरली चुंबक के भीतर साउथ टू नॉर्थ भीतर में, लेकिन चुंबक के जो बाहर हैं वो नॉर्थ टू साउथ। कैसे जाती हैं? नॉर्थ टू साउथ क्या करती हैं? गमन करती हैं। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर इसको एक बार मैग्नेट मान लिया जाए तो दक्षिण से उत्तर चुंबक के भीतर और चुंबक के बाहर, इस तरीके से। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस तरीके से क्या करती हैं? ये क्या बनाती हैं? एक बंद वक्र बनाती हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपका चुंबकीय रेखाएं, पहला हमने देख लिया बंद वक्र बनाती हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो यही था कि सदैव बाहर, किधर? उत्तरी ध्रुव से, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से किधर जाएंगी? याद करिए, ये सब याद करिए साथ साथ में, दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या करती हैं? गमन करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। और अंदर, यानी कि चुंबक के अंदर, यानी इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट मतलब चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। मतलब इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इस तरीके से आपने इसकी कितनी प्रॉपर्टीज देखी? 2, बेसिकली 2 या 3 प्रॉपर्टीज देखी। अब इसके बाद एक चीज और कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी या चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा वहां क्या होगा? बल रेखाओं की का घनत्व भी ज्यादा होगा, या बल रेखाएं पास पास होंगी या काउंटिंग्स में ज्यादा होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पे क्षेत्र प्रबल होगा और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगा, उसकी इंटेंसिटी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा, वहां पे बल रेखाएं दूर दूर पाई जाएंगी। कैसी पाई जाएंगी? दूर दूर पाई जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी होता है कवर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर काटेंगी, अगर मान लीजिए कि अगर वो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उस कटान बिंदु पर
दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी, यानी डायरेक्शन ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, नहीं काटती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद अब देख रहे हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई हम एक चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा का निर्धारण किसके आधार पर करेंगे या कैसे करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा, ऑस्टेड की जो कहानी थी, ऑस्टेड जिन्होंने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था, बताना मैं भूल गया था, सुन लीजिए। वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्रेडिट जाता है माइकल फैराडे को और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जाता है ऑस्टेड को। ऑस्टेड के बाद माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इस पर जो काम किया है, तो दोनों ही एक्सीडेंटल थे, मतलब कि एक अचानक से स्वतः घटना से हो गया। ये कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑस्टेड महोदय कि इलेक्ट्रिक सर्किट बना के रखा हुआ था उन्होंने, साथ में एक कंपास रखा हुआ था, पास में ही पड़ा हुआ था, तो वो कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास वास करवा रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि बार बार जो कंपास उसके निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि वो विक्षेपित हो रही है। ठीक, तो उनको इस चीज को देखा और उन्होंने गौर किया, और उन्होंने क्या गौर किया कि जैसे ही मैं करंट सप्लाई करता हूं ये डिफ्लेक्ट होती है, और जैसे ही ऑफ करता हूं ये अपने पहले वाली अवस्था में आ जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि बार बार, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि करंट का डायरेक्शन बदल के देखा, तो इस बार का डिफ्लेक्शन उल्टा साइड में था, और फिर जैसे ही करंट का जो इनपुट है उन्होंने हटाया, स्विच ऑफ किया, तो पहले वाली अवस्था में। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया और बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा में कहीं ना कहीं निहित है, और उन्होंने इस थ्योरी को दुनिया को दिया। आगे चल के माइकल फैराडे आएंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि जब ऑस्टेड ने विद्युत धारा से चुंबकीय गुणों का, यानी कि चुंबकीय प्रभाव को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो मैं मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस कर सकता क्या? अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पॉसिबल है, तो क्यों मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पॉसिबल है? तो उन्होंने इस पे प्रयोग किया, और करते करते बेचारे बहुत दिनों तक कॉइल एक ठोक बना लिया था उन्होंने, फ्लक्स वगैरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कोशिश करते रहे। 1825 से लेके 1831 तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, 6 साल तक, और झुंझलाहट के कारण, जो फ्रस्ट्रेशन के कारण, उन्होंने अपना कॉइल और मैग्नेट उठा के फेंका। अरेंजमेंट्स लगे हुए थे, जब उन्होंने फेंका तो उनको रीडिंग मिल गई। रीडिंग इन द सेंस कि मतलब कि गैल्वेनोमीटर जब वहां लगा हुआ था उसमें क्या मिला, चेंज आया, उसकी रीडिंग में चेंज आया, हरकत आई। तो वहां से उन्हें पता चला कि यानी कि मैं इसको कांस्टेंट रखा हुआ था। इसको जब हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, जब लेक्चर को करेंगे, तब आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और किस तरीके से एक गुस्से, एक झुंझलाहट की वजह से इतना बड़ा इन्वेंशन हुआ। तो वो माइकल फैराडे महोदय ने किया था। हम यहां पढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एकदम ध्यान से समझना है। 4 रूल, पहला होता है मैक्सवेल का नियम, दूसरा होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, मैक्सवेल को मैक्सवेल ही बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। तीसरा होता है आपका एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या होता है? एम्पियर्स स्विमिंग रूल। और जो चौथा है वो है राइट हैंड थंब रूल। ये चारों नियम आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, उसके रिस्पेक्ट में कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ये 4 नियम है। तो मैक्सवेल का स्क्रू रूल बोलते हैं उसको, पेंच का नियम, मैक्सवेल का पेंच का नियम, ठीक है। तो इस तरीके से चारों क्या बताएंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है, विद्युत धारा जा रही है, उसके रिस्पेक्ट में आपको चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताएंगे, दिशा बताएंगे। हम चलते हैं पहला मैक्सवेल का जो स्क्रू रूल है उसके बारे में। दिशा निर्धारण ये इंपॉर्टेंट है कि इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बट पूरा इसके बाद चैप्टर समझने के लिए इसको समझना बड़ा जरूरी है कि भाई कब किधर घूमेगा। और सबसे बड़ी बात,
ACF में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैक्सवेल स्क्रू रूल, स्क्रू जो होता है, स्क्रू आप सबके घर में होगा, ऐसा बटन टाइप का छोटा सा, मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया है। ठीक है, और इस तरीके से उसमें खांचे बने होते हैं, सबके घरों में है स्क्रू, और हम उसको पेचकस से टाइट करते हैं। जब टाइट करते हैं आप, तो कैसे घुमाते हैं आप उसको, कैसे घुमाते हैं, दाईं ओर। कैसे घुमाते हैं, दाईं ओर। कैसे घुमाते हैं, दाईं ओर। ऐसा घुमाते हैं ना आप, कसते हैं, अंदर की ओर जाता है, और घूमता कैसा है, इस तरीके से। इस तरीके से घूमने को आप क्या कहते हैं, क्लॉक वाइज। भाई ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं ना मैं, घड़ी की दिशा में, और विद्युत धारा कहां जा रही है, तल में अभिलंबवत अंदर की ओर। कहां जा रही है, तल में अभिलंबवत अंदर की ओर। ठीक, तो आपको दिशा मिल गई। और जब हम इसको खोलेंगे, जब हम खोलेंगे इसी स्क्रू को, जब हम खोल रहे हैं, तो हम कैसे घुमाएंगे इसको, इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जो स्क्रू है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के घूमने की दिशा में। और इसको और भी क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, और इसको बोलेंगे हम लोग वामावर्त। ठीक है, तो अब देखा आपने कि जब हम स्क्रू टाइट कर रहे थे, स्क्रू जब अंदर की ओर जा रहा था, तो वो जो स्क्रू था, स्क्रू, ठीक है, वो दर्शाता है आपको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। स्क्रू आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट। जब हम उसको टाइट कर रहे थे, ठीक है, स्क्रू जा रहा था अंदर की ओर, तल के अभिलंबवत अंदर की ओर, तो स्क्रू जो है विद्युत धारा की दिशा बता रहा था। उसी समय जो स्क्रू घूम रहा था वो बता रहा था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जब विद्युत धारा की दिशा तल के अभिलंबवत अंदर की ओर होगी, उस समय में आप लोग देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और यही क्वेश्चन एसीएफ में पूछा है, इसी वजह से मुझे इतना बताना पड़ रहा है। और नहीं भी पूछा रहता तो मैं बताता। रीजन है उसके पीछे कि जब तक ये नहीं समझ में आएगा, बाकी चीजें कैसे समझ में आएगी। और ये स्क्रू को टाइट करने का था। अब स्क्रू को लूज करते हैं, खोलते हैं। जब खोलेंगे, स्क्रू कहां आ रहा है, तल से अभिलंबवत बाहर की ओर, तल से अभिलंबवत बाहर की ओर। इस समय आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे मिल रही है, वामावर्त। कैसी मिल रही है भाई, ऐसे ऐसे खोलेंगे आप, वामावर्त। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा रूल, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। ठीक, चलिए दूसरा रूल क्या था। दूसरा रूल कोई भी हो, हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स राइट, ठीक है, राइट हैंड रूल। उसने कहा सॉरी, इट मीन्स कि फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, ये तीनों को आपको इस तरीके से फैलाना है। देखिए यहां ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इस तरीके से देखेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब इन तीनों को इस तरीके से आपको फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, ईच अदर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। किसी भी दो को लो तो वो 90 डिग्री एक दूसरे के साथ क्या होता, बनाता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फैलाना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और एज वेल एज लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये पढ़ना है। अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो अब इसमें होगा क्या कि कौन सी उंगली क्या करती है, तो फर्स्ट फिंगर, हम हिंदी में बोलते हैं इसको तर्जनी। ये याद रखिएगा, ये लेफ्ट हैंड में भी नहीं बदलेगा, वहां पे बस नियम बदलेगा थोड़ा सा। ठीक है, मध्यमा, मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर बोलेंगे इसको, और साथ में हमारा थंब, इसको बोलते हैं अंगूठा। तर्जनी जो है, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो फ्लेमिंग का, वो आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि
विद्युत क्षेत्र की दिशा। और जो आपको अंगूठा है इन तीनों में सबसे स्ट्रांग, सबसे पावरफुल, ज्यादा बल वाला, यानी कि ये देगा आपको बल की दिशा या गति की दिशा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो बल लगेगा, जहां पे आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, वो देगा आपको ये। तो ये था आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इसके बाद राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। समय लगेगा, आपको लास्ट तक बना रहना है मेरे साथ। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। अगर आपने हार मानी तो समझ लिए पोस्ट आपके हाथ से गया और फिजिक्स का नंबर भी गया। तो राइट हैंड थंब रूल मैं जितना इंटरेस्टिंग कर सकता हूं उतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। तो राइट हैंड थंब रूल यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, वो इस तरीके से अंगूठा आप लोग देख पा रहे होंगे और बाकायदा पीडीएफ जो नोट्स उसमें मैंने इसको इंक्लूड भी किया हुआ है। अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा। मैं अगर इधर से दिखाऊंगा तो आप गलत समझ जाएंगे, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको। अंगूठा मेरा कहाँ है? नजर आ रहा है आप लोगों को? ऊपर की ओर। साथ में ये चार, अंगूठा पूरा हाथ हथेली काला हो गया बोर्ड पोछ के। ठीक है, तो ये अंगूठा मेरा ऊपर की ओर और साथ में ये चारों उंगलियां अंदर की ओर ऐसे आ रही हैं। नजर आ रहा है आपको? ठीक। अब ये जो अंगूठा है वो दिशा दिखाता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके डायरेक्शन को बताता है। और साथ में जो उंगलियां थी वो इस तरीके से थी। कुछ दिख रहा है आप लोग को? भाई थी ना, ऐसे ग्रैस्प करते हुए, यानी कि इधर से आ रही हैं और नीचे की ओर जा रही हैं। मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं, इसको आप अंगूठा मान लीजिए। तो ये देखिए ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। इधर से देखिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये राइट हैंड थंब रूल आपको समझा रहा हूं। इसको मान लेते हैं अंगूठा और ये मेरी उंगलियां हैं। ये देखिए यहां से कैसे नजर आ रही हैं आपको? इसके राइट साइड आपको नजर आ रहा होगा कि ये निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है? निकल के आ रहा है, मतलब कि अपवर्ड्स। क्या हो रहा है? अपवर्ड्स डायरेक्शन में। ये है अंगूठा और मैं इसको पकड़ने जा रहा हूं, ग्रास्प करने जा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है? निकल के आ रहा है। और इसके लेफ्ट साइड में ये क्या हो रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। मतलब यहां पे कोई अगर मान लेते हैं एक प्लेन है, सरफेस है, या मैं खुद ही को मान लेता हूं, ठीक है, तो यहां से क्या होगा? उंगलियां निकल के आएंगी, यानी कि जो ये प्लेन है, सरफेस है, सतह है, उससे बाहर की ओर निकल के आएंगी और यहां पे इसके लेफ्ट साइड में उस सतह में अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको एक ऐसे इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक लाइन बनाते हैं और यहां पे करते हैं क्रॉस और यहां पे करते हैं डॉट। ठीक, इसका मतलब होता है, फिलहाल ये गलत बना दिया मैंने, इसका मतलब होता है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स कहने का मतलब, और इसका मतलब होता है अपवर्ड्स, जो मैंने अभी आपको समझाया कि सतह से, क्रॉस का मतलब होता है सतह में अंदर की ओर जा रही हैं यहां पे क्या? चुंबकीय क्षेत्र, और यहां पे ऊपर की ओर आ रही हैं। तो ये ऐसा कब होगा? जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा इस दिशा में। और इसीलिए अगर मान लो मैं ऐसा बना दूं तो ये क्रॉस किधर आएगा? किधर आपको प्रतीत होगा कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और कहां से? ऊपर आ रहा है। तो अंगूठा अब गया नीचे, तो इधर से ऊपर आएगा, मतलब डॉट यहां अपवर्ड्स। अपवर्ड्स कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? चुंबकीय क्षेत्र इधर से निकल के आएंगी। ठीक है, क्योंकि अंगूठा तो अब ऐसा हो गया ना भाई आपका। तो यहां से देखिए, यहां से निकलते हुए आएंगी और यहां जाती हुई प्रतीत होंगी, तो यहां क्या बना देंगे? क्रॉस। तो डॉट और क्रॉस याद रखिएगा। क्रॉस मतलब डाउनवर्ड्स, यानी अंदर की ओर घुस रहा है, और डॉट का मतलब बाहर की ओर आ रहा है। मैंने जो यहां पे अभी पूरी कहानी बताई आपको, यहां आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां आ रहा है बाहर की ओर और यहां जा रहा है अंदर की ओर। इधर बनेगा क्रॉस, इधर बनेगा डॉट। कब? जब इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रहा है। थंब रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो। और नहीं भी आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बट मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत बुक के साथ भी टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा इन चीजों के लिए। कॉम्प्लेक्स है ना, थोड़ी सी जटिल है, जरूर है। ठीक, लेकिन मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। भाई 8-10 साल का अनुभव है मेरा फिजिक्स पढ़ाने का, तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर मतलब कि एक सीधा, ठीक है,
धारावाही चालक है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक, तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। क्यों मिटा रहा हूं मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे बनाना था ये डायग्राम। ठीक है, ये यहां से एंटर कर रहा है और यहां से ये बीचों बीच निकल रहा है। ठीक है, इसको ऐसा बना लेते हैं हम लोग, यहां से आपको ऐसा नजर आ रहा है। ठीक, इसको देते हैं प्लस और इसको देते हैं माइनस। इसको देना पड़ेगा माइनस, इसको देना पड़ेगा प्लस। क्यों? इसको वाई पॉइंट देते हैं और ये कहीं से इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ है, कनेक्टेड है और यहां से क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाएगा, मतलब कि आपको ऐसा डायरेक्शन देखने मिलेगा। ठीक, समझिएगा, बस समझने का ही फेर है। नोट्स आपको पीडीएफ को फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, यहां पे इसके नीचे से, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ऐसे मान लेते हैं, मेरा हथेली मान लेते हैं, सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये ऐसे बीचों बीच से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, इस सरफेस है और ये क्या है, एक धारावाही चालक। ठीक, तो अब ये बीचों बीच से जा रहा है, यहाँ पे करंट दिया गया है। तो ये जो सरफेस है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा बनेगा वो आपको देखना है और वही समझना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब मैं बता दूं कि हमने अभी पढ़ा था थंब रूल, भाई इधर से आते हुए और इधर को जाते हुए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, मतलब ऐसा नजर आने वाला है हमको हमारा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन की बात हमने कर ली। ठीक है, कि लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यानी कि हम ज्ञात करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ध्यान देना है। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, यह जो परिमाण है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, और पूरे चैप्टर में रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ठीक, तो अब इसके कारण होगा क्या कि इसमें जितना करंट दिया गया है, ठीक, अब यहां पे रखा जाएगा कंपास, और कंपास में नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वही डायरेक्शन भी बताता है और वही इसके डिफ्लेक्शन का भी बताता है कि ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब इसमें हमने इंटेंसिटी बढ़ाई किसकी, करंट की। तो जैसे ही हम करंट का मान बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं, डिफ्लेक्शन हमको नीडल में ज्यादा देखने मिलता है। इट मींस कि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट कम कर रहे हैं, वो अपने फर्स्ट पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन में वापस आ जा रहा है। बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, और ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं तो और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो यानी कि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के होगा। अब साथ में यहां पे देख रहे हैं कि आप ये कैसे एक सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहा है। तो जब सर्कुलर पाथ क्रिएट करेगा, तो जब ये पास में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, विद्युत क्षेत्र के, तो वहां पे डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने मिलता है। और जैसे जैसे कंपास को हम दूर रखते हैं तो उसका जो नीडल होता है उसमें डिफ्लेक्शन कम देखने मिलता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, बात कर रहा हूं मैं चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण भी वहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम। तभी ना डिफ्लेक्शन क्या देखने मिल रहा है आपको, कम। मतलब कि रेडियस बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो यू कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या रेसिप्रोकल होगा। अब इन दोनों को मिला के लिखूंगा तो B इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन आर। इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, I अपॉन आर, म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन आर। इस तरीके से आपने सीखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर कॉइल के कारण, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल CCCC के कारण। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यू टू सोलेनॉइड, और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वहां जाके होगा हमारा चैप्टर कंप्लीट। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है जिससे क्वेश्चन बन के आ सकता है, 2017 ACF में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं अभी। 2017 ACF में क्वेश्चन पूछा था, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ठीक, तो बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या पूछा है क्वेश्चन, कि एक पृष्ठ में लंबवत अंदर की ओर विद्युत धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। कि अगर एक सरफेस है उसमें
लंबवत अंदर की ओर, इनसाइड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो लंबवत अंदर की ओर, आपको याद है मैक्सवेल का स्क्रू रूल, याद होगा देवी और सज्जनों? अंदर की ओर क्या करते थे? स्क्रू को टाइट करते थे। तो जब टाइट करते थे तो हमको डायरेक्शन क्या मिलता था? क्या मिलता था? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। कैसा मिलता था? क्लॉकवाइज। कैसा मिलता था? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया क्लॉकवाइज। स्क्रू रूल याद रखिएगा, आएगा कस दीजिएगा, 1 नंबर भी कसा जाएगा आपका। ठीक, तो अब हम चलते हैं हमारे अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड। ये लेक्चर जाएगा लंबा, आपको साथ देना ही है पड़ेगा मेरा, नहीं तो फिर इतना जान लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन आप सही नहीं बना के आएंगे और फिर उसके बाद जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, आपको साथ देना ही पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, यानी कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बना दूं मैं। बहुत सिंपल है, पढ़िएगा ना मन लगा के तब। ठीक, इसको दे दिए रहते हैं कनेक्शन हम लोग। और यहाँ पे चूंकि अगर धारे का संपर्क ऐसा किया गया है, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, और इस तरीके से तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाएगा आप बताइए आप लोग? ये ऊपर की ओर, ठीक है, प्लस टर्मिनल से जाएगा, जा रहा है, भेज रहे हैं। यहाँ पे ये एक सरफेस है, ठीक है, इसलिए इसका 3 आयामी डायग्राम बनाया गया है कि आप लोग देख पाएं और समझ पाएं। एक सरफेस है और उसके बीचों बीच ऐसा एक सर्कुलर निकला हुआ है। ठीक है, तो अब वो सर्कुलर जो है कॉइल है, ठीक है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा उसको देखना है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, अब ये नीचे की ओर, अब ये नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, और ये गया माइनस टर्मिनल में। तो इलेक्ट्रिक करंट आप देख रहे हैं कि प्लस टर्मिनल से जाते हुए और यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है और वहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है। मतलब कि कॉइल के इस हिस्से में क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे लगा दीजिए थंब रूल। थंब रूल लगाएंगे मतलब कैसा बनेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरीके से नोट्स में बकायदा पूरा डायग्राम बनाया हुआ है आप लोगों के, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से बनेगा, ठीक, और यहाँ पे ऐसे नीचे आता हुआ। यहाँ की जब बात की जाए, यहाँ नीचे आ रहा है, जब यहाँ नीचे आएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ बनेगा डायग्राम ऐसा। ठीक, ये ऊपर जाते हुए, ये ऊपर जाते हुए, ये ऊपर जाते हुए, ऊपर जाते हुए, इधर जाते हुए, इधर जाते हुए, इधर जाते हुए। सिंपल सा है, आप एक बार अच्छा अंडरस्टैंड कर लेंगे, कभी गलती नहीं होता है, हमसे तो नहीं होता है गलती। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसको और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से ये कैसे जा रहा है? ऊपर की ओर ऐसे, और यहाँ से कैसे जा रहा है? ये ऊपर की ओर ऐसे, बीच में एक लाइन लेके जाते हैं, ये ऊपर की ओर, मतलब कि इसका भी क्षेत्र, इसका भी क्षेत्र, तो बीच में हमको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलने लगती है। इस जो स्ट्रेट लाइन है ये एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे बन जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कैसा बन जाएगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग है, दोनों का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का अलग है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी अलग रहेगा, लेकिन बीच में कैसा मिल रहा है आपको? एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। अब इसका हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालते हैं।
कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट जो पास हुआ है बी क्या होता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने इसके पहले आपको जब स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि रेडियस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड यानी कि किसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होता जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जाएगा। जितना पास रहेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। तो ये इस तरीके से, और साथ ही साथ ये हो जाता है इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे कुंडली है, कॉइल है, तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, उतनी स्ट्रांग होगी उसका स्ट्रेंथ। तो ये हो गया आपका नंबर इक्वेशन 3। अब इन तीनों को मिलाकर लिख दीजिए, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI/R, और इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, B इक्वल्स टू μ0/4π NI/R। ठीक है, कंफ्यूजिंग है नहीं है ना, एकदम इजी है, μ0/4π NI/R। अब इसके भी कुछ केस, जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर के कुछ केसेस देखे थे, इसके भी कुछ केसेस हम देख लेते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, पहले इसको भी मिटाते हैं और देखते हैं इसके कुछ केसेस। इसके केसेस में 3 केस हम देख सकते हैं। पहला कि जब हम पूरा का पूरा जो कॉइल है, वृत्तीय कुंडली है, उसके लिए देखें, फिर आधी के लिए देखें, फिर 1/4 के लिए देखें, यही केसेस हो सकते हैं, ठीक। लेकिन उसके पहले कि ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको कि भाई B इज टू μ0/4π। अगर कोई आर्क बन रहा हो यानी कि कोई चाप बन रहा हो, तब ये फॉर्मूला उसके लिए क्या होगा, NI/R इंटू थीटा। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो केस नंबर 1 कि भाई जब क्या होगा, पूरी की पूरी वृत्तीय कुंडली के लिए निकाल रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होता है भाई, 2π 360 अंश, पूरा का पूरा के लिए निकाल रहे हैं। कितना एंगल बनता है, 360। लाइए रखिए यहाँ पे 2π रखिएगा, और ये 4π है, तो 2π 4π कैंसिल हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू आ जाएगा μ0 NI 2π 4π, 2 टाइम्स में कैंसिल 2R। ठीक है, एक फुल क्या है आपके लिए, सर्कल के लिए। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसे समझ जाइएगा आप लोग, बाकी नोट्स में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। केस 2 है जब अर्ध वृत्ताकार के लिए, तो यहां पे जो थीटा है वो होता है आपका ओनली पाई। यहां पे कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को। फॉर्मूले में रखिएगा तो पाई कैंसिल होगा, बच जाएगा 4, तो ये हो जाएगा μ0 NI/4R। अब थर्ड है 1/4 1/4, ठीक है, उसके लिए तो एक केस 3 होगा, और केस 3 में आपको पता है कि थीटा जो है वो कितना लिया जाएगा, π/2। पाई यहां रखिए, पाई कैंसिल, 4 2 8, तो B की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी μ0 NI/8R। तो इस तरीके से इसके भी 3 केसेस हमने देखे। अब चलिए हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वहां कर लेंगे, और उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे की। चलिए अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, यानी कि लंबी परिनलिका में या के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक।
ज़्यादा नहीं पढ़ने इसके बारे में। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पिछले बार आया था ACF का, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ आप बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन की पूछा है कि एक अनंत रूप से लंबे सीधे पतली दीवारों वाले पाइप की लंबाई की दिशा में धारा बह रही है। तो पहला ऑप्शन था, देख पा रहे होंगे आप, चुंबकीय क्षेत्र केवल पाइप के अंदर अक्ष पर शून्य होगा। दूसरा ऑप्शन था, चुंबकीय क्षेत्र पाइप के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगा। अंदर की बात की है ना, पाइप के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। और चौथा ऑप्शन है, पाइप के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा पर शून्य नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख ले रहिए। हम पढ़ने जा रहे हैं परिनलिका, और अब आप पढ़ रहे हैं परिनलिका, तो आप ध्यान दीजिएगा सोलेनॉइड बोलते किसको हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इजीली इसके डिफिनीशन से ही आप समझ पाएंगे। तो सोलेनॉइड होगा कि एक इंसुलेटर रहेगा, लॉन्ग रेंज रहेगा और हॉलो रहेगा, ठीक है, पाइप रहेगा, उस पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम बना देते हैं इसको, कोशिश करते हैं कि अच्छा बने और अच्छे से समझ में आप लोगों को, ठीक। अब इसमें करेंगे हम लोग कॉपर, ये किसी एक प्लास्टिक वगैरह का एक ठोक हॉलो पाइप है, ठीक। अब इसके हम लोग ऊपर करेंगे कॉपर की वायरिंग। उसके पहले हम लोग करते हैं इसको बैटरी से कनेक्टेड, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से ये यहाँ पे जा रहा है, ऐसा कर देते हैं हम करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे फेरों की संख्या को लपेटेंगे कॉपर वायर को, तो ये जा रहा है, ठीक। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। ये चूंकि पीछे से मैं लपेटते हुए ला रहा हूं, अब मैं जैसे पीछे लपेटूंगा तो आपको नजर तो आएगा नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको डॉटेड लाइन बनाया है। लेकिन ठीक ऊपर से जब वापस आएगा तो यहां तक आपको नजर आएगा वो। तो यहां पे आपको डायरेक्शन कैसा मिला, इस तरीके से। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। बिल्कुल कमेंट में बताना है आप लोगों को कि कैसा लगा ये वीडियो मेरा। फिर अब डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसे ऊपर की ओर। लेकिन यहां से जैसे नीचे आएगा तो यहां तक आपको ये नजर आएगा, ठीक है, लपेटा हुआ, और ये नीचे की ओर। फिर यहां से जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा तो आपको पीछे है ये नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे सामने आएगा तो आपको नजर आएगा। तो फिर इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे नीचे की ओर, फिर ये जाएगा यहां तक ऊपर की ओर, और फिर वहां से ऐसे आएगा नीचे की ओर, और ये आएगा इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये करंट जाने का है, ये आने का है। ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल से जा रहा है और माइनस टर्मिनल में आ रहा है। हमने बना ली परिनलिका, ठीक। अब जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर मैं बताना चाहूं आप लोगों को, तो वो होगी कुछ इस तरीके से अंदर की ओर, यहां से जाते हुए आपको नजर आ रही है, और ये अंदर का भाग है, इसलिए मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं इसको। और यहां से ये हो जाएगा बाहर, ये बाहर निकलते हुए, ठीक। क्योंकि देखिए यहां पे आप जब इधर से देख रहे हैं, मतलब इस साइड से देख रहे हैं, तो आपको कैसा नजर आ रहा है। मैं इसको ऐसे घुमा के ला रहा हूं आपके सामने, आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो लपेटन है, यानी कि जो टर्न है, ये जो कॉइलिंग किया गया है, वो कैसा नजर आ रहा है आपको। इसके इस फलक वाला आपको नजर आ रहा था, और इस फलक पे कैसा है, नीचे की ओर। तो ये फलक जैसे घुमा रहा हूं, मतलब इधर नीचे, मतलब ये ऐसा है, क्लॉकवाइज है। तो जब क्लॉकवाइज रहता है तो डायरेक्शन किधर रहता है, अंदर की ओर। तो यहां पे कैसा रहेगा, अंदर की ओर। यहां से भी अंदर की ओर, यहां से भी अंदर की ओर, ठीक। यहां से बाहर की ओर, क्योंकि जब आप इधर से देखेंगे तो आपको ठीक उसके विपरीत नजर आएगा, ठीक है। और ये आप डॉट 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 बना दीजिए। चूंकि फेरे हैं, अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं, इसलिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये टर्न्स होता है, ये स्मॉल एन जो है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहां पे इस वर्ड को क्यों लाया गया है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, कुल संख्या, उसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई अच्छी खासी है, ठीक है। और परिनलिका उसी को कहते हैं कि लंबाई की तुलना में जिसका व्यास कम हो, लंबाई की तुलना में व्यास क्या हो, कम हो, ऐसी संरचना ही सोलेनॉइड या परिनलिका कहलाती है, ठीक। यानी कि लेंथ के कंपैरिजन में उसका डायामीटर कम हो, डायामीटर
लेस हो और जो लेंथ हो वो ग्रेटर हो, वो ज़्यादा हो। ठीक, तो वैसे ही अरेंजमेंट क्या कहलाता है, सोलेनोइड कहलाता है। तो इस तरीके से आपने देख पाया और मैंने इसको समझाया कि ये जो पूरा है इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, n/n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसका जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का वो कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। मैग्नीट्यूड जो है इसका निकाला जाएगा, करने जा रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो B जो है वो जो इलेक्ट्रिक करंट इसको दिया गया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों को जब मिला के लिखा जाएगा तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा Ni, और इसको हम जब कंप्लीट लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट Ni। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं आ रहा है, म्यू नॉट आ रहा है, और इस म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायमेंशनलेस, यानी कि ये एक विमाहीन राशि है, क्योंकि ये एक रेशियो होता है। ठीक है, म्यू नॉट जो होता है वो BM, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं दो अलग अलग, उनके बीच का क्या होता है, वो रेशियो होता है, इसलिए ये एक विमाहीन राशि होती है। और ये भी ACF में पूछा गया है क्वेश्चन, म्यू नॉट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ACF में, उसकी राशि क्या होगी करके। तो ये आप याद रखिएगा कि ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। और इस तरीके से ये फॉर्मूला मिल गया मैग्नीट्यूड का सोलेनोइड का। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एक दो सोलेनोइड से जुड़ी जो आप जान लीजिए। चूंकि ये यहाँ पर वक्र, ये देखिए, ये जो ये रेखाएं हैं ये एक बंद वक्र बना रही हैं। ठीक है, ये ऐसे जा रही हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, तो ये एक बंद वक्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। यहाँ से ऐसे आ रहा है, इसमें जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसमें आ रहा है। और चुंबक जो होता है, दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट, उसमें किस ध्रुव में बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं और कहां से जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो भाई जो नॉर्थ पोल होता है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव होता है, वहां से क्या होता है भाई, जाती हुई, और यानी कि बाहर निकलती हैं और आती कहां है, तो साउथ पोल से। कहां आती हैं, साउथ पोल पर, यानी दक्षिण ध्रुव पर। तो अपने सिरों पर एट द एंड्स ऑफ सोलेनोइड, यानी कि परिनलिका अपने सिरों पर किस तरीके से व्यवहार करती है, तो बार मैग्नेट की तरह, दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब आते हैं इसके अंदर, और वो जो क्वेश्चन था, अब वो क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर, आप देख पा रहे होंगे कि जो एक लंबी परिनलिका है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, वो कैसा रहेगा भाई, एक समान रहेगा, यूनिफॉर्म होगा, और कहीं भी जीरो नहीं होगा। मतलब कि उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर डी। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, उसमें बोल रखा है, उसने क्या बोल रखा है कि पाइप के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा पर शून्य नहीं होगा। तो वो ऑप्शन सही है, जिसमें पाइप के अंदर हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। और डिटेल में मैं जाऊंगा तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में एक दो क्वेश्चन और आए थे इसमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक कौन होगा, तो उसका आंसर है, जान लीजिए, टेस्ला। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड का भी यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का भी यूनिट क्या होता है, टेस्ला। और टेस्ला इक्वल्स टू होता है 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला इक्वल्स टू होता है 10⁴ गॉस। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ने से पहले
चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं, यह जानना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, बात अभी पूरी नहीं हुई है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं ही कहलाती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स इन्हीं को कहते हैं। लेकिन किसी पृष्ठ से बद्ध बल रेखाओं या बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विथ सरफेस नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि कोई पृष्ठ है उससे जितने लिंक्ड होंगी जाके वही कहलाएंगी चुंबकीय फ्लक्स। बाकी जो फील्ड लाइन्स है वो फील्ड लाइन्स ही कहलाएंगी, वो फ्लक्स नहीं कहलाएंगी। मतलब कि मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, देख पा रहे होंगे, और यहां पर है एक कॉइल और इसको हमने करंट दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल कुछ इस तरीके का। ठीक, तो यहां पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया नहीं हुआ है, हम करने वाले हैं इसको जनरेट, और यहां पे हमने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर जी, जो रीडिंग देगा हमको। ठीक, और मैंने डायरेक्शन पहले बना दिया जो कि गलत है, मैं गलत बोल दिया था। ठीक, अब देखते हैं, ये कॉइल है, तो जैसे ही यहां से निकल रही होंगी बल रेखाएं, बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही होंगी यहां से। ठीक, तो जो बल रेखाएं यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से, इस सरफेस से आके बद्ध होंगी, मतलब लिंक्ड होंगी, ठीक है, उन्हीं को आप कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और उनके अलावा जो ये बाहर से जा रही हैं, जो बद्ध नहीं हो रही, लिंक्ड नहीं हो रही है कॉइल से, ये फील्ड लाइंस ही कहलाएंगी। मतलब जो पृष्ठ से लिंक्ड हो गया वो कहलाएगा फ्लक्स, फील्ड लाइन ही, और जो लिंक्ड नहीं हुआ वो फ्लक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। तो अभी तक हमने देखा कि जो चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे, उनका हमने पूरा उसके बारे में समझा। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो अब यहां पे हमने कुछ एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें ये है आपका सरफेस, ठीक है, ये है आपका एरिया वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, और ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका सरफेस व पृष्ठ हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र ये सरफेस पे ही है, और कुछ एंगल बनाते हुए, जैसे कि हथेली मान लीजिए मेरा सरफेस है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जो एरिया वेक्टर है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो जो भी सरफेस है आपका, पृष्ठ है, उसके क्या होगा, लंबवत होगा, लंबवत होगा। लेकिन हमको यहां रिलेशन देखना है एरिया वेक्टर और जो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसके बीच में और सरफेस के रेस्पेक्ट में, और उससे हम फिर फ्लक्स का बता पाएंगे कि कहां मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में मिनिमम होगा। उसके बिहाफ पे हम देख पाएंगे एंगल के अकॉर्डिंग। अब यहां पे मैंने एंगल जो बनाया है वो बनाया है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में मैंने क्या किया है, एंगल बनाया है। तो अब मैं कहूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। ध्यान से सुनिएगा, पैरेलल टू एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के क्या होगा, पैरेलल होगा, तब मैग्नेटिक फ्लक्स की काउंटिंग्स या उसका नंबर सबसे ज्यादा होगा। पैरेलल के केस में क्या होगा, यहां पे मैंने फाई के लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, बी वेक्टर डी ए वेक्टर, और जब इसको हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा आ जाता है। ये फाई ही होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब इसका जो मैंने क्या कहा कि जो एरिया वेक्टर है डी ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में मैंने कहा पैरेलल। पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस केस में फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी ए कॉस 0, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं
कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मैं सरफेस को नहीं ला रहा हूं बीच में, बातों को एकदम ध्यान से पकड़ना है। मैं बोल रहा हूं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री जब बना रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा, तो यानी कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री फॉर्मूले में ला के रखिए तो ये हो जाएगा बी ए कॉस 90, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। मतलब कि जब क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर थे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम था। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। क्यों हुआ मैं बता रहा हूं, मैंने आपको डिफिनीशन बताया था कि जो पृष्ठ रहेगा उससे बद्ध जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी लंबवत, वही क्या कहलाती हैं, चुंबकीय फ्लक्स, अदरवाइज वो नहीं कहलाएंगी। ये था पृष्ठ, ये था उसका एरिया वेक्टर, ये था पृष्ठ, ये था उसका एरिया वेक्टर। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये पृष्ठ है, ये उसका एरिया वेक्टर है। अब इस एरिया वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वो इस सतह के कैसा हो गया, पैरेलल। इसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर तो सरफेस के पैरेलल, क्षेत्रफल सदिश के परपेंडिकुलर तो सतह के समांतर। समांतर तब क्या वो सतह में लंबवत आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन जब ये एरिया वेक्टर के फील्ड लाइन जो है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो रही है, देखिए तब वो सतह के कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 90 डिग्री 0 डिग्री एंगल जो बन रहा है वो एरिया वेक्टर के साथ बन रहा है, सरफेस के साथ नहीं बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूं अब क्लियर हो गया होगा। ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है और साथ ही साथ इसका जो यूनिट है वो भी लिख लीजिए आप लोग, वो होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और आप इसका यूनिट बोल सकते हैं जूल पर एम्पियर और बोल सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो ये इसके कुछ यूनिट्स हैं, आप याद रखिएगा। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, इसका जो विमीय सूत्र होगा, बहुत लंबी क्लास हो गई मैं जान रहा हूं, समझ भी पा रहा, ml2t-2a-1, ml2t-2a-1। ठीक, और इस तरीके से इसका कुछ जो नॉलेज है मैग्नेटिक फ्लक्स का मैंने आप लोगों को कंप्लीटली दे दिया। क्वेश्चन क्योंकि आता है इससे, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये एक अच्छा टॉपिक था पढ़ने के लिए। अब चलते हैं हम लोग, फ्लक्स को पढ़ लिया हमने। इस फ्लक्स का जो चेंज होगा ना, वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि जब वो जाके किसी सरफेस से लिंक्ड होगी, वो लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहलाएंगी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। और उस फ्लक्स में जब चेंज आएगा वो होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करने वाला। और ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अब ये 11th का सिलेबस हो जाएगा, स्वप्रेरण, न्यून प्रेरण वगैरह वगैरह बताने लगूंगा तो मैं आप लोगों को। लेकिन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता क्या है। तो भाई मैग्नेट, ठीक है, उससे मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक से मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र बनता है किससे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। और वो जब लिंक्ड होंगी किसी सरफेस से परपेंडिकुलर तो वो क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में ही क्या चेंज आए बार बार तो वो करती है इंड्यूस्ड किसको, करंट को, या इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है और उस ईएमएफ से क्या मिलता है हमको, इंड्यूस्ड करंट। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरे बताने का हर बार डिफिनीशन तरीका अलग रहता ही है कि आप चीजों को
पीछे से लिंक करके समझना सीखिए। ठीक, अब बात सोचने वाली यहाँ पर यह है कि ये ख्याल दिमाग में आया किसके और कब। तो ये ख्याल आया 1825 में माइकल फैराडे के। ठीक, वो क्या कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बोला कि जब ऑस्टेड इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्या भाई, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, उन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। तो इन्होंने कहा तो फिर मैग्नेट से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा सकता है, यानी कि जब विद्युत में मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का गुण पाया जाता है, तो मैग्नेट यानी चुंबक से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। 1825 से भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट चालू किया, 6 साल तक करते रहे, फेल होते रहे। झुंझलाहट में एक दिन उन्होंने अपना कॉइल और जो मैग्नेट था उसको उठा के फेंका। ठीक, पहले क्या करते थे, कॉइल को उसी जगह पर रखते थे, मैग्नेट को उसी जगह पर रखते थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि किसी तरीके से मैं मैग्नेट से एक दिन करंट बना लूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। जिस दिन उन्होंने झुंझलाहट में उठा के फेंका और अरेंजमेंट सारे जुड़े हुए थे, मतलब धक्का उक्का मारा होगा गुस्से में आकर, ध्यान दीजिएगा कि उस समय उनको गैल्वेनोमीटर में रीडिंग मिली। तो क्यों मिली, क्योंकि जो मैग्नेट था उसने क्या किया, पोजीशन चेंज किया। उसके पोजीशन चेंज करने के कारण से फील्ड लाइंस ने चेंज किया और फील्ड लाइंस जाके उस कॉइल से लिंक्ड हुई, वहां पे फ्लक्स, और फ्लक्स के कारण क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यानी कि गैल्वेनोमीटर ने इंड्यूस्ड करंट की रीडिंग दी। तो इस तरीके से वो दिन था 17 अक्टूबर 1831। तो ये एक ऐतिहासिक दिन बना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग माइकल फैराडे ने अच्छे से सफलतापूर्वक किया। ठीक है, अब जो है माइकल फैराडे ने इससे रिलेटेड 2 नियम दिए। अब हम देखते हैं फैराडे के दोनों नियमों को। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। ठीक, तो मैंने यहाँ नियम लिख रखे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है इन सर्किट, ठीक है, किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय बल रेखाएं बदलती हैं तो परिपथ में क्या होता है, परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये केवल तब तक होता है कि जब तक क्या हो, फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। मतलब कि एक सर्किट में कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी डेवलप होता है जबकि उससे लिंक्ड क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहे, चेंज होता रहे। तो इस तरीके से इन्होंने फर्स्ट लॉ, इस तरीके से ये फैराडे का प्रथम नियम था, उन्होंने इस तरीके से बताया। सेकंड नियम को अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो उन्होंने कहा कि जो ये ईएमएफ जो डेवलप हुआ है वो फ्लक्स में चेंज के वजह से हुआ है, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, उसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जो ईएमएफ जो डेवलप हुआ है वो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होगा, बराबर होगा। मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं कि ये एक, मैंने कुछ देर पहले भी आपको ये समझाया था, ये एन और एस है और यहां पे मैंने बनाया एक कॉइल। ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दिया मैंने लाके गैल्वेनोमीटर से। ठीक, तो जैसे ही मैं इस कॉइल को पास ले जाता हूं, देखिए एन से फील्ड लाइंस निकलती हैं जो जाके इस कॉइल के सरफेस से लिंक्ड होंगी, वही होंगी मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ही अगर आप इसको एक पोजीशन पे एक रेस्ट में रख दोगे तो क्या होगा कि इस समय फ्लक्स में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही नहीं, आपको नहीं मिलेगा ईएमएफ। उसके लिए इसको या उसको मूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट को जैसे ही लेके जाएंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ले जाते समय, ठीक, ले जाते समय भी वो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इसको रेजिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और जब हम एक बार लेके गए हैं तो जब लेके जा रहे हैं चेंज होना चालू हो रहा है, फ्लक्स में इंड्यूस्ड होना चालू हो जाएगा ईएमएफ। फिर हम जब वहां रोक देंगे तो फिर से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा हमको। फिर जैसे हम वापस लेके आएंगे फिर फ्लक्स में चेंज होगा। ले जाते समय फ्लक्स पता चल रहा है 2, 4, 6, 8, 10 हो रहा है,
फ्लक्स का नंबर ज़्यादा हो रहा है, आते समय कम हो रहा है वो काउंटिंग्स। तो हमको चेंज से मतलब है, कम हो ज़्यादा हो, बस चेंज होगा तो ईएमएफ आपको मिलेगा और चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और उस ईएमएफ से फिर क्या मिलता है आपको, इंड्यूस्ड करंट, और वो गैल्वेनोमीटर आपको रीडिंग दिखा देगा इंड्यूस्ड करंट का। तो इस तरीके से उनका जो सेकेंड लॉ है, उन्होंने कहा कि जो ये ईएमएफ है वो फ्लक्स में चेंज के क्या होगा, इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, ठीक, फ्लक्स में परिवर्तन के। अब ये जो ईएमएफ है इसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया और यहां पे मैंने लिखा है माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5। समय के साथ में क्या कर रहे हैं, इसको चेंज को, 5 मतलब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन फेरो के लिए मतलब एन टर्न्स के लिए यहां पे बस एन को लेके आगे आ गया है। माइनस ये है, इस बात को इंडिकेट करता है कि जो ईएमएफ बन रहा है वो फ्लक्स चेंज को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, या जिसके कारण वो बन रहा है उसी का विरोध कर रहा है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एसीएफ में आ चुका है, उसमें डायरेक्ट पूछा था कि भाई जो ये ईएमएफ है वो क्या होता है, इनमें से किसके बराबर होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कि क्या होता है, इक्वल होता है। बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर इससे डायरेक्ट क्या होगा, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा, उसके समानुपाती होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को मिला जुला के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है कंप्लीट, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट में बताइएगा जो भी इस वीडियो से डाउट होगा, तो इसके रिस्पेक्टिव में आपका जो डाउट से रिलेटेड एक वीडियो है वो जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये काफी कॉम्प्लेक्स था। पूरे फिजिक्स, पूरे केमिस्ट्री में ये थोड़ा सा एक डाउट वाला चैप्टर है, ठीक। तो अगर आपका क्वेश्चन से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट होगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस होगा तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सिलेबस से रिलेटेड डाउट रहेगा, ठीक है, तो उस पर मैं एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा, ठीक। जो नोट्स है वो पीडीएफ जो लिंक है उसमें दिया गया है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।